हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 जो कि कंटिन्यूअस हमारा चल रहा है धातु एवं अधातु के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं धातुओं एवं अधातुओं के जो इनके भौतिक गुणधर्म हैं, इनके भिन्न भिन्न गुणों के बारे में हमने समझा। हमने कुछ अपवाद देखे, कुछ ऐसी धातुएं और अधातुएं देखी जो कि थोड़ा सा भिन्न व्यवहार करती है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हम पिछली क्लास में हमने धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्म देखे थे, जैसे कि धातुओं का वायु की उपस्थिति में कैसे दहन किया जाता है, अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करती है, जल से किस प्रकार अभिक्रिया करती है, जल से किस प्रकार अभिक्रिया करती है और अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करती है, ये हमने देख लिया था पिछली क्लासेस में। आज हम इसकी लास्ट टाइप की जो रिएक्शन है कि धातु की दूसरे धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। इसके अलावा जब हम अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था हमारा अभिक्रिया पढ़ने का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। हमने कुछ तत्व लिए हैं, कुछ धातुएं लिए हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, इसके अलावा जिंक और कॉपर, और लास्ट में हमने लिए हैं गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है इन धातुओं की एक ऐसी श्रेणी तैयार करना कि जिसमें हमको पता लग सके कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। हम एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी सीरीज के रूप में इनको अरेंज करना चाहते हैं कि हमें पता लग पाए सीरीज देख करके कि अच्छा ये धातु इस नंबर पर है तो मतलब इसकी अभिक्रिया जो होती होगी ज्यादा तेजी से होती होगी, ये धातु इस नंबर पर है इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से होती होगी। तो हम आज जो लास्ट प्रकार की अभिक्रिया है उसको पढ़ के कल हम कुछ जो हम अपनी पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक तीन अभिक्रियाएं पढ़ ली थी, उसके आधार पर हम एक अनुमान लगा चुके थे कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत तीव्र अभिक्रिया कर रहे थे। इन्होंने दोनों प्रकार से ज्वलंत अभिक्रिया करी थी, अत्यधिक ऊष्मा वाली दोनों अभिक्रियाओं में, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में, चाहे जल से इनकी अभिक्रिया कराओ चाहे इनकी अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से करा लो। इसके बाद नंबर आता था कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, लेड और जिंक का। तो इनकी अभिक्रिया थोड़ा मध्यम वर्ग में थी। इनकी अभिक्रिया का हमको क्रम कब पता लग पाया, जब हमने इनकी अभिक्रिया कराई जल के साथ, है ना। तो वहां पर हमको पता लग पाया जब हमने इनकी अभिक्रिया कराई अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ में पता लगा कि इनकी अभिक्रिया जो है किस प्रकार से बढ़ती है, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है कौन कम अभिक्रियाशील है। तो हम एक अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी जो है लगभग बना चुके हैं। और कुछ तत्व, कुछ धातुएं जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, इनकी अभिक्रिया कहीं भी पॉसिबल नहीं हो रही थी, तो हमने इनको सबसे नीचे अभी श्रेणी में रखा हुआ है। बात समझ गए? तो आज कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को और इसका अगला पार्ट देखते हैं कि आगे किस प्रकार से धातुओं की अभिक्रिया होती है। और आज हम सक्रियता श्रेणी को एक अपना फाइनल टच देने की कोशिश करते हैं, फाइनलाइज उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को समझते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। आइए स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो लास्ट क्लास में हमने अम्लों के साथ अभिक्रिया देखी थी धातुओं की, और एक विलयन या एक पदार्थ एक्वा रेजिया, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया एक प्रकार का विलयन है, इसको हम रॉयल जल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रॉयल जल। ठीक है, यहां से एग्जाम में आपके पास कुछ एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट है ये, नोट में इसको लिख लीजिए। एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया को हम रॉयल जल कहते हैं। होता क्या है एक्वा रेजिया? ये एक मिश्रण होता है ताजे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा सांद्र। कैसा होगा? सांद्र, कंसंट्रेटेड। तनु और सांद्र बताया था ना दो चीज, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है हमने, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सूत्र बताइए तो इन दोनों का रासायनिक सूत्र बताइए। कंसंट्रेटेड HCl और HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, ये लेते हैं हम। इनको मिक्स करना है हमने, 3:1 में, मतलब 3 भाग हम HCl डालेंगे तो 1 भाग हमको सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालना है। तो ये जो मिश्रण होगा, ये जो ताजा मिश्रण होगा, ये होगा हमारा एक्वा रेजिया का मिश्रण।
बात समझ में आई? तो 3 भाग HCl हमको डालने हैं, 1 भाग हमको HNO3 डालना है। तो जो पदार्थ हमको मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, वो मिलेगा एक्वा रेजिया का। क्या होता है, किस काम होता है? ये अत्यधिक संक्षारित, इसमें इसकी क्षमता होती है अत्यधिक संक्षारण वाली। तो ये संक्षारित कर सकता है किसको? जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, एजी, ठीक है, इनको भी संक्षारित कर सकता है। मतलब कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहे, इनको ये गला सकता है, ठीक है, इतनी इसमें क्षमता होती है, इतना ये भभकता द्रव है। कैसा द्रव है? भभकता द्रव। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। प्रबल संक्षारक प्रकृति का हो गया, जो गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकता है, प्लेटिनम को भी ये गला सकता है, ठीक है। अन्य किसी अकेले अभिकर्मक में इतनी क्षमता नहीं हो पाती, लेकिन एक्वा रेजिया जो विलयन है, इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकता है। भभकता द्रव है, अत्यधिक संक्षारित प्रकृति का होता है। कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाना है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, तो जो पदार्थ तैयार होगा वो होगा हमारा एक्वा रेजिया। अब हम चलते हैं, जो अपना टॉपिक हम चल रहे थे, धातुओं की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो जो इसमें लास्ट प्रकार की अभिक्रिया है, धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, कैसे? अन्य धातु लवण का विलयन कैसे होता है? देखो, धातु ले लेते हैं हम कोई, सपोज हम लेते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर धातु हमने ली, और आयरन धातु हमने ली। तो हम आयरन धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं, आयरन धातु कॉपर धातु के लवण विलयन। तो कॉपर धातु का लवण विलयन हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, कॉपर धातु का लवण विलयन हो गया कॉपर सल्फेट। इसके साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, जैसे हमने, ये अभिक्रिया आपको याद आ रही होगी, ये एक कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको जब ये बात बताई होगी, तो मैंने आपको ये उदाहरण दिया होगा, और मैंने इसमें आपको एक और बात बताई थी। एक बात और क्या बताई थी? कि आप इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये इस प्रकार से विस्थापन नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? इसका मैंने बोला था कारण हम तब बताएंगे जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो आज वो दिन है, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। इसमें आपको नोट में लिखना है, आपको ध्यान रखने वाली एक बात है, याद रखनी है। वो नोट क्या होगा, इस पर हम दोबारा से आएंगे। अभी मैं एक सीरीज, जो हमने सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सोडियम पोटेशियम सबसे तेज अधिक अभिक्रियाशील है, उसमें बीच में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड जैसी धातुएं आ रही हैं, और फिर कॉपर आ रहा है, नीचे आ रहा है गोल्ड, सिल्वर, ये धातुएं। तो हम ये श्रेणी हम बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस श्रेणी को हम नाम देते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हैं वो किस ऑर्डर में लिखी जाती हैं? पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम, तो सबसे ऊपर, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, लेड, और फिर बीच में हाइड्रोजन का नंबर आता है। हाइड्रोजन के नीचे आने वाली धातु है कॉपर, और इसके अलावा पारा, ठीक है, इसके अलावा हमारा Ag, और लास्ट में सोना, ठीक है। नाम लिख सकते हैं ना इनके। ये हो गया पोटेशियम, इसके आगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, इसके अलावा ये सिल्वर और ये गोल्ड, ठीक है। ये है सक्रियता श्रेणी। इसमें मतलब कि जो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, नंबर 1 पर जो लिखा हुआ ये धातु है,
मतलब ये क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ये है, और सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम या फिर जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, कोई अभिक्रिया नहीं, तो उसमें आ जाएंगी ये नीचे वाली धातुएं। मतलब कि ये सक्रियता श्रेणी हमें बताती है कि धातुओं का क्रियाशीलता का बढ़ता या घटता क्रम क्या है। बात समझ रहे हो? धातुओं की क्रियाशीलता का के क्रम को जो श्रेणी बताती है, उस श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आप सक्रियता श्रेणी से मतलब समझ गए। ये सक्रियता श्रेणी बनाने के लिए हमने क्या करा, धातुओं की डिफरेंट टाइप की अभिक्रियाएं देखी हमने, पिछली क्लास से हम देखते हुए आ रहे हैं, और आज जा करके हम इस सक्रियता श्रेणी को बनाने में कामयाब हो पाए। तो आप इसमें लिखेंगे कि वह सूची या वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के कौन से क्रम में है, ये अभिक्रियाशीलता के अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इसकी है, सबसे कम इसकी है, तो घटता हुआ क्रम है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा से कम की तरफ लिखा हुआ है, मतलब इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही की जगह आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखा जाता है, यह रखा जाता है, यह व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब कि इसमें सबसे ऊपर कौन सी धातु है, सबसे ऊपर जो धातु है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, फिर उसके नीचे वाली और कम अभिक्रियाशील, उसके नीचे वाली थोड़ी और कम अभिक्रियाशील, फिर कम कम कम, इनकी अभिक्रियाशीलता घटती रहेगी। लास्ट में जो धातुएं आ रही हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, समझ गए होंगे मतलब सक्रियता श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासेस में। तो अब यहाँ पर जो नोट लिखना था, अब इस नोट को भी लिख लेते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे स्थित धातु को ही विस्थापित कर सकती है। अब आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई होगी तो फिर से एक बार और इसको ढंग से एक्सप्लेन करता हूं कि सक्रियता श्रेणी में आयरन और कॉपर का स्थान देखो। आयरन और कॉपर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आयरन और कॉपर का स्थान देखो। आयरन देखो यहाँ पर है और आयरन के नीचे है कॉपर। मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील कौन? ज्यादा अभिक्रियाशील आयरन, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, कॉपर नीचे लिखा हुआ है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील वही दूसरे को विस्थापित करेगा। मतलब कि अगर मैं अभिक्रिया इस प्रकार से लिखता हूं तो ये आयरन जो होगा कॉपर को विस्थापित करके उसकी जगह खुद चला जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं कि कॉपर क्या करेगा, आयरन को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह खुद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि कॉपर का स्थान आयरन से नीचे है सक्रियता श्रेणी में, और इस प्रकार से ये आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो जो हम ये विस्थापन वाली अभिक्रियाएं लिखते हैं, इनको लिखते टाइम आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा आपको दिमाग में ये रखना है कि मुझे सक्रियता श्रेणी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस पर आधारित हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जैसे अच्छा ठीक है, आपके जो अब इसमें अभ्यास है, अभ्यास में कुछ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दो, किसके आधार पर? जो हमने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। रिवीजन करवाता हूं एक बार। रिवीजन में हमने पहले देखा था धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ या फिर वायु की उपस्थिति में, उसमें कैसे अभिक्रिया कर रही थी, याद है? ठीक है। सेकंड में हमने देखा था कि धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ, उसमें कैसे अभिक्रिया कर रहे थे, याद है? ठीक है।
तीसरे नंबर पर हमने देखा धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ, इसमें हमने नाइट्रिक अम्ल भी लिया था, ठीक है, और HCl अम्ल भी लिया था। इसके बाद लास्ट में हमने देखा चौथे नंबर पर अन्य धातु लवण के विलयनों के साथ, जो हमने आज पढ़ा। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन में आपको के विलयन के साथ, और एट लास्ट में हमने देखा सक्रियता श्रेणी को। तो इतना हमारा पढ़ने का मतलब क्या था इन अभिक्रियाओं को, कि हम इस सक्रियता श्रेणी को खुद से बना पाए। सक्रियता श्रेणी उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। हमने इस बात के ऊपर चर्चा करी थी। सोडियम धातु अभी सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, काफी ऊपर स्थित है, जिस कारण इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, बहुत अधिक है। अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण इसको यदि हम खुले में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हम इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। ठीक है ना, ये बात हमने डिस्कस करी थी। गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज में से है। वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि हम गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, तांबे वाले पदार्थ का यूज करते हैं। होता है, लेकिन इस्पात का नहीं। क्यों? अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे नहीं आएगा कि आप अभिक्रिया लिखो, आपने अभिक्रिया पढ़ी, आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा करके आएगा। अब इसको आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, गर्म जल का टैंक जो होता है उसमें तांबे का यूज करते हैं, यानी कॉपर का यूज करते हैं, लेकिन इस्पात का नहीं। अब इस्पात में आप देखिए, इस्पात में क्या है, इस्पात में है लोहा, यानी आयरन, और गर्म जल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम चल जाते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था सबसे तेजी से अभिक्रिया कौन कर रहा है, वही सोडियम पोटेशियम। फिर उसके बाद ठंडे जल में अभिक्रिया कर ली थी, किसने, कैल्शियम के साथ। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम के लिए हमको क्या करना पड़ा, गर्म जल लाना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद एल्यूमिनियम और आयरन ने तो गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करी, भाप के साथ अभिक्रिया करी। अब यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। हमको काम है सिर्फ आयरन से। आयरन ने अभिक्रिया किसके साथ करी, भाप के साथ, गर्म जल के साथ। अब सोचिए, आप गर्म जल का टैंक बनाएंगे, उसमें से भाप निकलेगी, और अगर मैं वो टैंक इस्पात का बना होगा तो उसमें लोहा उपस्थित होगा, तो यहाँ से भाप की क्रिया लोहे के साथ हो जाएगी, और ये बन जाएगा, भाप की क्रिया लोहे के साथ होकर के ये बना लेगा इसका ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। ऑक्साइड बनने का मतलब कि ये लोहा जो हो जाएगा ये खराब हो जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। मैंने बोला स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में कभी भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखेंगे, तो बैलेंस कर लेते हैं। ये है भाप, मतलब गैसियस फॉर्म है वाटर की। ठीक है, भाप लिख देंगे इसमें, बाकी चीजों के नीचे आप नाम लिख लेना। ये है आयरन ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस, और ये आयरन धातु। तो अब कैसे आंसर लिखेंगे, गर्म जल का टैंक बनाने में इस्पात का उपयोग इसलिए नहीं होता क्योंकि इस्पात लोहे की मिश्र धातु है, और लोहे की अभिक्रिया भाप के साथ हो जाती है और ये लोहे का ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन तांबा जो होता है, तांबे की भाप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसीलिए हम क्या करते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं, लेकिन इस्पात का नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए किस प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन पूछा रहता है। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन है कि एक आपके पास टेबल बना के दे रखी है, इस टेबल को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो टेबल कुछ इस प्रकार से दे रखी है, धातु दे रखी है ABCD, 4 धातुएं हैं। यहाँ पर आयरन सल्फेट, ठीक है, यहाँ पर आयरन सल्फेट है,
इसके अलावा 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और लास्ट में है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए ये कह रहा है कि ए की इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं हुई। इसके अलावा ए की जब इसके बी की इसके साथ अभिक्रिया कराई गई तो विस्थापन अभिक्रिया हुई, और सी और डी की इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं। इसके साथ आयरन सल्फेट के साथ बात कर रहे हैं नहीं, और यहां भी अभिक्रिया नहीं, डी की भी कोई अभिक्रिया नहीं हुई। जब ए की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई तो इसने विस्थापन कर दिया इसका, और यहां कोई अभिक्रिया नहीं। सी की भी इसके साथ, सी की कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, और डी की भी कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। जिंक सल्फेट के साथ बी, सी और डी की कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, और सी की सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन डी की इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं है। इतना डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये टेबल पूरी नहीं है, आधी आधी छोड़ी हुई है उन्होंने, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, फिर आपके आंसर। आपको क्या करना है, ए बी सी डी को आपको पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब इनको एक ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए भाई, हमारे पास 4 धातुएं पहले से दे रखी हैं, Fe, कॉपर, जिंक और Ag। ठीक है, देखिए बी ने आयरन को विस्थापित कर दिया, बी ने आयरन को विस्थापित कर दिया, दैट मीन्स कि बी आयरन के ऊपर है, बी आयरन के ऊपर है। इसके बाद देखो आप, ए ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, दैट मीन्स ए कॉपर के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद जिंक को कोई भी विस्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, जिंक की अभिक्रिया किसी के साथ भी नहीं हो पाई, तो मतलब कि बी सी डी में से सी जो होगा वो एजी के ऊपर होगा, बी सी डी में से सी जो होगा वो एजी के ऊपर होगा, क्योंकि सी ने एजी को विस्थापित कर दिया था, सिल्वर को विस्थापित कर दिया था। ठीक है, इसके आधार पर मैं एक सक्रियता श्रेणी का निर्माण कर सकता हूं। सक्रियता श्रेणी का निर्माण के आधार पर अगर आप ये बताइए, अगर ए ने कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया है, ठीक है, तो क्या वो जिंक सल्फेट को विस्थापित कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं जिंक जो होता है, जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। ठीक है, तो कॉपर का यदि विस्थापन हो गया है तो क्या ए जिंक का विस्थापन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके बाद AgNO3 में हम देखते हैं कि सी ने क्या किया है, इसका विस्थापन कर दिया है। क्या ए और बी इसका विस्थापन कर पाएंगे? तो बी तो बिल्कुल विस्थापन कर पाएगा, क्योंकि बी आयरन के ऊपर है। ठीक है, तो बी क्या कर पाएगा? विस्थापन कर पाएगा। क्या ए विस्थापन कर पाएगा? जी, ए भी कर पाएगा, क्योंकि ए कॉपर के ऊपर है, ए की स्थिति जो है वो कॉपर के ऊपर है, तो मतलब ये Ag ए के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये छूट गया, एक पॉइंट ये छूट गया कि क्या विस्थापित बी विस्थापित कर पाएगा कॉपर सल्फेट को, और क्या ए विस्थापित कर पाएगा जिंक सल्फेट को। तो समय अभी कम है, समय की कमी के कारण इस क्वेश्चन को आधा ही कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अपनी अगली क्लास में, और तब तक आपसे यदि हो पाता है तो आप भी कीजिएगा इसको। हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।